2021 के साथ अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी भारी फर्जीवाड़ा हुआ, बल्कि कई और ऐसी परीक्षाएं जिनमें फर्जी डिग्रियां, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाली गई। खास बात यह कि इस बात की जानकारी रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और संबंधित विभाग को भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीटीआई सीधी भर्ती परीक्षा 2022 की, जिसके जरिए सैकड़ों अभ्यर्थी फर्जी कागजों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। परीक्षा 2022 में कार्रवाई कब? फर्जी सर्टिफिकेट डिग्री से भर्ती हुए सैकड़ों पीटीआई। कब बर्खास्त होंगे सैकड़ों फर्जी डिग्रीधारी पीटीआई? न्यूज 18 के पास सैकड़ों सबूत। एसआई भर्ती 2021 परीक्षा से जुड़े पेपर लीक के मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। सैकड़ों आरोपी सलाखों के पीछे जा चुके हैं और कई एसओजी की रडार पर हैं। तो वहीं पीटीआई सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में भी गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। शिकायतकर्ता अभ्यर्थी का कहना है कि इस परीक्षा में बड़ी तादाद में अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्री, डिप्लोमा के आधार पर नौकरी पाई है। इसके अलावा कईयों ने अपनी जगह डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा पास की, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस बारे में कई अभ्यर्थियों ने बोर्ड और विभाग को शिकायत की है। इस भर्ती में बहुत से सारे फर्जी कैंडिडेट अभ्यर्थियों ने अपना ज्वाइन कर लिया है। इसकी शिकायत मैंने कर्मचारी चयन बोर्ड को करी थी, शिक्षा निदेशालय को करी थी और संबंधित डीओ को भी करी थी। उसकी कार्रवाई नहीं होने के बाद में मैंने एसओजी में अपनी एफआईआर दर्ज करवाई थी। सर, इस तरीके से ये फर्जीवाड़ा हुआ है। पीटीआई परीक्षा में धांधली के सबूत न्यूज 18 के पास मौजूद हैं। ये डॉक्यूमेंट भर्ती में फर्जीवाड़े की गवाही दे रहे हैं। यही नहीं, इस बात को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के मौजूद अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज भी मानते हैं कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है। मामले में वे कई एफआईआर भी दर्ज करवा चुके हैं। जो ये परीक्षा हुई थी पीटीआई वाली भर्ती, इसके अंदर मुख्यतः दो जो इश्यूज थे। पहला वाला था कि डमी कैंडिडेट्स का बैठना। तो जैसे मैंने ज्वाइन किया अगस्त 2023 में, तो मैंने पाया कि मेरे पास काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आने लग गई थी। उनकी फिर मैंने जांच की और मैंने देखा कि एक ही आदमी की फ़ोटो है, वो अलग अलग नाम से लगी हुई है और उसने 2 या 3 बच्चों के नाम से परीक्षा दी है। किसी में पीटीआई की परीक्षा दी है, किसी में उसने दी है L2 की परीक्षा, किसी में उसने दूसरी की परीक्षा दी है। तो हमने फ़ौरन के ऊपर केस बनाया, हमने एफआईआर की सांगनेर थाने में और मेरे ख्याल से शायद नवंबर में हमने एफआईआर कर दी थी। और उसके बाद में फिर जब एसओजी एक्टिव हुई तो फिर हमने एसओजी को भेजनी शुरू कर दी। उधर एसओजी और कर्मचारी चयन बोर्ड की रिपोर्ट मिलने के बावजूद कार्रवाई में देरी पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि पहले हमें कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। हमारे पास जितनी सूचनाएं आई है तो उसमें से हमने 134 को तो बर्खास्त कर दिया है और भी हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं। कुछ लोग और बर्खास्त होंगे, लेकिन गलत डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाने वालों को या किसी के बदले में परीक्षा में बैठने वालों को, इनको किसी प्रकार से नहीं छोड़ेंगे। उस पर हमको कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, अदरवाइज कोर्ट से स्टे आ जाएगा। इसलिए हम कानूनी प्रक्रिया पूरी करके फिर कार्रवाई करते हैं। अब देखना ये होगा सबूतों और शिकायतों के बाद आखिर सरकार कब फर्जी डिग्रीधारी पीटीआई कर्मचारियों पर गाज गिराएगी। पीटीआई भर्ती परीक्षा में मामला पेपर लीक का नहीं, बल्कि योग्यता के नाम पर फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट लगाने और डमी कैंडिडेट्स को बिठाकर परीक्षा दिलवाने का है। इस मामले में फर्जी डिग्रियां बांटने पर 2 बड़े संस्थानों ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू और शिकोहाबाद यूपी की जेएस यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई की जा चुकी है। जेएस यूनिवर्सिटी के चांसलर और रजिस्ट्रार समेत 3 को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इनकी बांटी गई जो फर्जी डिग्रियां थी, उनसे पीटीआई बनकर नौकरी करने वालों पर विभाग कब कार्रवाई करेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये तय है कि जब तक इन स्कूलों में फर्जी डिग्री वाले पीटीआई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, जब तक कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर खेरतल तिजारा में शराब पार्टी और होटल संचालक से मारपीट मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रमुखता से खबर चलाए जाने के बाद भिवाड़ी एसपी ने इस पूरे मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है।
दरअसल नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने होटल में कर्मचारियों से मारपीट की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। तो मारपीट की वो तस्वीर है एक, और इसके बाद अब पुलिस की कार्रवाई हुई है। कांस्टेबल समय सिंह, शांतिलाल और ड्राइवर अमराराम, ये पांचों ढाबा कॉम्प्लेक्स पे एक होटल पे शराब पीकर मारपीट कर दी थी। इस प्रकरण में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिवाड़ी ने तुरंत संज्ञान लेकर पांचों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। तो वहीं बालोतरा जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर सिवाना थाना इलाके के मऊड़ी गांव में एक युवक को पहले बंधक बनाया गया, फिर इसे बेरहमी से पीटा गया और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को जसोल थाना इलाके की सरहद बामणी के रेतीले धुरु में दफना दिया गया। पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। मुख्य आरोपी समेत कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें प्रेमिका समेत 3 महिलाएं शामिल हैं। मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान के क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुलजिम कान सिंह को दस्तयाब कर उसकी निशानदेही से गांव कीटनोद के पहाड़ियों में मंदिर के पास बने धोरे के नीचे से एक बॉडी बरामद की। उस बॉडी की शिनाख्त मृतक के पिता जोग सिंह ने अपने पुत्र पूरन सिंह का होना बताया, जिस पर कान सिंह को गिरफ्तार किया गया। घटना में शरीक अन्य मुलजिमान की तलाश की गई, जिन पे कान सिंह के साले व जीजा लगने वाले छतर सिंह निवासी मवड़ी, उसकी पत्नी पारस कंवर, उसकी बहन पुष्पा कंवर, उसकी बेटी मनीषा कंवर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इससे पूर्व एक दिन पूर्व कान सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अनुसंधान जारी है। वहीं 2 दिन के शेखावाटी के दौरे पर है, जहां उन्होंने आज झुंझुनू के मस्जिद पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया और सीएम ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। जिन लोगों ने शेखावाटी में राजनीति की, उनके मन में उन्होंने कहा कि 70 साल में कभी नहीं आया कि शेखावाटी को पानी कैसे दिया जाए। लगातार 3 दिन से शेखावाटी की धरती पर हूं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है और मैं जब आता हूं, लेकिन भाइयों आपको कोई ना कोई आंकलन तो करना पड़ेगा। आंकलन नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। लेकिन कभी उन्होंने शेखावाटी के लिए पानी की विचार उनके मन में नहीं आया। गरीब कल्याण का कभी मन में उनके में विचार नहीं आया। मेरा गांव कैसे आगे बढ़े ये कभी नहीं आया। वो सिर्फ आपके पास चुनाव के समय आते हैं, गोत्रवाद की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं और यहां के लोग उनके झांसों में आ जाते हैं। अरे आप पढ़े लिखे हो, आप पूरी तरह से समझते हो, आप ये भी जानते हो, कहावत में तो कहते हो कि भाई तो वो होता है जब वक्त पर काम आता है। तो वहीं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की सरकार द्वारा गठित की गई एडहॉक कमेटी के कन्वीनर और श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बियानी ने आईपीएल के आयोजन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इसी बीच उन्होंने सबसे सनसनीखेज बयान राजस्थान रॉयल्स के पिछले मैच को लेकर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि होम ग्राउंड में आखिरी ओवर में इतने कम रन की दरकार के बावजूद हार जाना क्या दर्शाता है। राजस्थान रॉयल्स और इसके मालिक पहले भी विवादों में रहे हैं। बच्चा भी अगर मैच देखे तो कह सकता है कि मैच फिक्स हो गया, ये जांच का विषय है। 3 ओवर में 24 रन, आखिरी ओवर में जीतने के लिए 9 रन, होम ग्राउंड, विकेट आपके हाथ में। राजस्थान रॉयल्स तो पहले भी विवाद में रही है, इनके मालिक जो है वो पहले भी विवाद में रहे हैं। क्या दिक्कत? क्रिकेट की जरा सी भी समझ रखने वाला यदि 8 साल का बच्चा भी है, वो भी सीधे मुंह से आवाज ये निकालेगा कि ये मैच फिक्स हो गया। जांच का विषय है, और अगर बीसीसीआई या जांच एजेंसी इसकी गहराई में जाएगी तो पर्दे एकदम जैसा मतीरा धरती पर गिरने के बाद फटता है, वैसे फट के बाहर आ जाएगी। तो वहीं झुंझुनू में राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जेब में जो संविधान की कॉपी रखते हैं उसके पन्ने खाली हैं।
कांग्रेस ने न केवल बाबा साहेब बल्कि संविधान का भी हमेशा अपमान किया। अरुण सिंह ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, हम इस अभियान के तहत बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व को बता रहे हैं। साथ ही यह भी बता रहे हैं कि बाबा साहब को दो बार लोकसभा चुनाव करवाने के लिए कांग्रेस ने बाबा साहब के सामने उम्मीदवार खड़ा किया। उन्होंने उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया बल्कि बाबा साहब को हराने वालों को सम्मान दिया। संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में पार्टी ने 14 अप्रैल से इनको कार्यक्रम लिए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के विचारों को साकार करने का काम कर रही है। और पार्टी जो है कांग्रेस हो सदैव बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है। हम पूरे देश भर में कार्यक्रम करके जहाँ एक और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में लोगों को बता रहे हैं, वहीं बाबा साहब ने जो देश के लिए योगदान दिया उसको भी बताने का काम कर रहे हैं। उधर भीलवाड़ा से खबर, जहां कोतवाली थाना इलाके के हरणी महादेव रोड पर शराब की दुकान के संचालन का विरोध करते हुए बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर शराब की दुकान को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की मांग की। जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में पूर्व विधायक विठल शंकर अवस्थी भी शामिल हुए। जिला कलेक्टर ने लोगों को आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर दुकान को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। दारू की दुकान की श्याम बिहार के गेट के सामने मैंने कलेक्टर साहब से भी बताया, एडीएम साहब से भी बताया कि 100 मीटर दूर पे एक दुकान है और 200 मीटर दूर तेज सिंह सर्किल पे एक दुकान है। ये क्या दारू मार्केट बनाने की है योजना चल रही है क्या कि पूरे जहाँ मन आए वहाँ दारू की दुकान शुरू हो जाएगी? तो उन्होंने आबकारी विभाग से बात की है, उन्होंने 2 दिन में हटाने का पूर्णतः आश्वस्त किया है। विगत 15 दिनों से ये श्याम विहार कॉलोनी शराब के वहाँ पे ठेका खुलने को लेकर इनमें आक्रोश है और लगातार ये 15 दिन से संपर्क में है। इन्होंने जगह जगह ज्ञापन दिया है। वैसे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी ये दुकान हमारे हिसाब से सही नहीं खुली है, क्योंकि उसके उस एरिया में 5 तो अपने मंदिर आते हैं और 2 स्कूल आ रहे हैं, एक प्राइवेट स्कूल आ रहा है, एक सरकारी स्कूल आ रहा है। अनिश्चितकालीन धरना 15वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि निजी सोलर कंपनी से लीज एग्रीमेंट 4 साल पहले किया था। प्रोजेक्ट लगने के बाद कंपनी के साथ रोजगार की शर्तें रखी थी जो 4 साल तक सही तरीके से चली, लेकिन अब कंपनी ने प्लांट दूसरी कंपनी को बेच दिया और कंपनी किसानों के साथ अन्याय कर रही है। सिक्योरिटी के लिए भी बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार से बेदखल कर दिया गया है। साथ ही किसानों को किराया भी नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों ने बताया कि बाहरी लोगों को बुलाकर गांव में दहशत फैलाई जा रही है, इससे गांव में डर का माहौल है। वहीं धरने पर बैठे किसानों और ग्रामीणों ने आमरण अनशन की चेतावनी भी प्रशासन को सरकार को दी है। आज हमारे धरने का 15वां दिन है। अभी तक प्रशासन या कंपनी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है, कोई हमारे यहाँ शुद्ध लेने के लिए नहीं आया। प्रशासन भी कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है और कंपनी भी सोई हुई है और हम धरने पे लगातार बैठे हैं इस तपती गर्मी में। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो जब तक हमें यहाँ से हटेंगे नहीं धरने से। 15 दिन हुआ धरने में बैठा हूँ, रेनू पावर 2 दिनों कंपनी नहीं सुनाई करे, नहीं प्रशासन करे, कोई सुनाई करे को नहीं। जेड़े तक मुहार मांगा पूरी नहीं हुई, जेड़े तक धरने में आती रहे। उधर बीकानेर के देशनोक ओवरब्रिज पर 1 महीने पहले हुए सड़क हादसे में सेन समाज के 6 लोगों की मौत के मामले को लेकर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग पर संघर्ष समिति ने बीकानेर, नोखा और कोलायत में बंद का आह्वान किया। साथ ही बंद करवाया गया। पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल, केशकला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत और रामनिवास कुकड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कोर्टगेट से कलेक्ट्रेट तक एक रैली निकाली और सरकार प्रशासन पर सुनवाई नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे सभी पिछले 7 दिन से गांधीवादी तरीके से पीड़ितों को सहायता देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहे। वहीं कार्यकर्ताओं ने सभी व्यापारियों को बंद का समर्थन देने के लिए भी आभार प्रकट किया। आज हम पूरे शहर में हजारों लोग घूमे,
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं व्यापारियों को कि 2 बजे तक उन्होंने बाजार रख करके हमारा समर्थन किया है। नोखा भी बंद है, कोलायत बंद है, पांचू बंद है, लूनगढ़सर बंद है, नापासर बंद है और बीकानेर शहर चाहे जसूसर गेट हो, चाहे गंगा शहर हो, चाहे व्यास कॉलोनी हो और चाहे कैम रोड हो, सारा का सारा बीकानेर पूर्ण रूप से बंद करके हमारा समर्थन किया है। मैं भजनलाल जी आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि आज तो हमारा शहर बंद है और कल हम लोग बिल्कुल कलेक्ट्री को जाम करेंगे, कलेक्ट्री का घेराव करेंगे और अगर आपने आज शाम तक हमारी मांग नहीं मानी तो कल बिल्कुल कलेक्ट्री को जाम करेंगे। मेरी सरकार है, ये हमारी परीक्षा ले रही है, लेकिन हमने भी संकल्प ले लिया है कि हम यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे, कि कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा। हम हजारों हजार की संख्या में इस कचहरी का घेराव करेंगे और सरकार के घुटने टिकवाएंगे। हम खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। उधर खैरते खबर में जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और कई महीने गुजर जाने के बाद अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि अनीता की हत्या आखिर किसने की और किस मकसद के तहत की। लेकिन अब सीबीआई ने आरोपी गुलामुद्दीन, आबिदा, तैयब और सुनीता के नार्को टेस्ट की मांग की है ताकि हत्या के राज से पर्दा उठ सके। नार्को टेस्ट खोलेगा अनीता हत्याकांड का राज, खुलेगी हत्याकांड की एक एक परत, आरोपी बोलेंगे, राज खोलेंगे। सत्ताईस अक्टूबर 2024 ये वो तारीख है जब जोधपुर की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी अचानक गायब हुई। 2 दिन बाद अक्टूबर 2024 को उसका शव कई टुकड़ों में आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी के घर के पीछे एक गड्ढे से बरामद हुआ। करीब 6 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक अनीता हत्याकांड की गुत्थी सुलझी नहीं है। पहले पुलिस और अब सीबीआई इस मामले की जांच में जुटी है। इस बीच अनीता चौधरी हत्याकांड के चारों आरोपियों को कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान सीबीआई ने आरोपी गुलामुद्दीन, आबिदा, तैयब और सुनीता के नार्को टेस्ट की मांग की है। यानी उम्मीद की जा सकती है कि नार्को टेस्ट के बाद अनीता की मर्डर मिस्ट्री सुलझ जाएगी। गुलामुद्दीन और आबिदा फिलहाल जोधपुर में जेल में बंद हैं। नार्को टेस्ट का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति के मन में छिपे तथ्यों को उजागर करना है। ये उन मामलों में मददगार साबित हो सकता है जहां व्यक्ति किसी अपराध या घटना के बारे में जानकारी देने से इनकार करता है या झूठ बोलता है। नार्को टेस्ट में आरोपी को एक दवा दी जाती है जिसे उससे अर्ध चेतना हो जाता है और वो सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। आपको बता दें कि इससे जोधपुर पुलिस भी जांच के दौरान नार्को टेस्ट की मांग कर चुकी थी। अनीता चौधरी केस में कई किरदार सवालों के घेरे में है, जिसमें सबसे पहला नाम है गुलामुद्दीन फारूकी का। अनीता का पुराना पारिवारिक मित्र था, जिसकी दुकान अनीता के ब्यूटी पार्लर के सामने थी, जिसमें मुंबई से गिरफ्तार किया गया। गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा, जिस पर हत्याकांड में शामिल होने और अपने पति की मदद का आरोप है, हत्या के समय